पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का लैंडमार्क जजमेंट है। क्या नाम है जजमेंट का? कोरफू चैनल केस। इस केस के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व थी। सबसे पहले ब्रिटिशर वर्सेस अल्बेनिया। तो इस केस के अंदर हुआ क्या कि जो ब्रिटिश की दो बोट थी, बोट नंबर 1, बोट नंबर 2, ये अल्बेनिया के एरिया से गुजर रही थी। और जैसे ही ये गुजर रही थी, ब्रिटिशर्स के बोट को नहीं पता था कि अल्बेनिया के पानी के अंदर, जो वाटर सीज है पानी के अंदर, 2 से 4 माइंस लगे हुए थे। एकदम एक्सप्लोजिव माइंस थी, जो कि अगर किसी भी बोट से छू जाती तो दग जाता बोट। तो ब्रिटिशर्स के जो इनोसेंट सेलर्स थे, इनोसेंट लोग बैठे हुए थे इसके अंदर, यहाँ से गुजर रहे थे अल्बेनिया के एरिया से, नॉर्मल रूटीन चेक कर रहे थे जैसा कि होता है सीज में। यहाँ से गुजर रहे थे, तुरंत ही ये जो अल्बेनिया के अंदर जो माइन लगे थे, हिडन माइंस, वो जैसे ही टच कर जाती है बोट को, बोट पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाती है। इसके ब्लास्ट करने की वजह से बोट नंबर 2 भी दग जाती है। तो इससे होता क्या है कि दोनों बोट के अंदर 40 से 50 लोग थे, सब के सब मारे जाते हैं। इनोसेंट लोग मारे जाते हैं अल्बेनिया की एक गलती की वजह से। तो अगर देखा जाए तो इस बोट का नाम क्या था? ब्रिटिशर की जो बोट दग गई, पहला बोट का नाम था HMS सोमरिज और दूसरा बोट का नाम था HMS वोलेज। यह बोट नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रही थी, बट हुआ क्या, अल्बेनिया के अंदर माइंस लगे हुए थे, तब ये दग गया। अब इसका कोरफू चैनल नाम क्यों पड़ा, ये भी देख लीजिए। देखिए, ये जो अल्बेनिया का एरिया था, ये कोरफू चैनल से कनेक्टेड था, तो ये एरिया कोरफू चैनल था, इसीलिए कोरफू चैनल इसका नाम पड़ा। उसके बाद जब ये बोट दग जाती है तो ब्रिटेन आरोप लगाता है अल्बेनिया के खिलाफ। क्या आरोप लगाता है? कि अल्बेनिया ने माइन प्लांट किया था जो कि एक्सप्लोजिव नेचर का था, कोई भी इनोसेंट पर्सन छू जाता दग जाता उससे, और एक तरह का ये अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स था अल्बेनिया का। दूसरा आरोप लगाया, ब्रिटेन ने कहा कि अल्बेनिया को नॉलेज थी कि भाई हमारी बोट यहाँ से गुजरती रहती है, तो फिर तब भी इन्होंने ऐसा कोई वार्निंग नहीं दिया और नेग्लिजेंस दिखाने की कोशिश की अल्बेनिया की, जो कि जाहिर से बात है नेग्लिजेंस थी अल्बेनिया की। और उसके बाद तीसरा आरोप लगाया ब्रिटेन ने कि वायोलेशन ऑफ इनोसेंट पासेज किया है, यानी इनोसेंट लोगों का हक था वहाँ से निकलने का। तो जैसा कि डेली रूटीन था, वो लोग अपना इनोसेंट पास हो रहे थे उस स्ट्रेट के माध्यम से, उस पानी के माध्यम से गुजर रहे थे, बट हुआ क्या, वहाँ माइंस लगी थी जिसकी वजह से पूरी बोट दगी और बेचारे इनोसेंट लोग मारे गए। अब क्या था भाई, मुकदमा चलना था, UN के अंदर प्रोसीडिंग चली। तो जैसे इसमें क्या सुनाया गया, ICJ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। ICJ ने कहा, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, एक राज्य दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए अकाउंटेबल हो सकता है, भले ही उसके पास डायरेक्ट एविडेंस ना हो। अरे भाई, जब आपकी टेरिटरी है तो आप ही तो रिस्पॉन्सिबल होगे उसके अंदर माइन प्लेस करने के लिए, बम लगाने के लिए। अब कोई इनोसेंट पर्सन है, ब्रिटेन का शिप गुजर रहा है, तो उसको क्या पता कहाँ पे माइन लगाए। जब तक आप इसके अंदर कोई ऐसा फ्लैग टाइप का नहीं लगाओगे, कि वार्निंग साइन नहीं लगाओगे, कुछ डेंजर का साइन तो लगाओगे। तो फिर कंपनसेशन भी लगाया ICJ ने, कुछ 100,000 8 लाख यूरोस का। कंपनसेशन से मतलब नहीं है आपको, मतलब फैक्ट जान लीजिए ताकि एग्जाम में आप लिख सकें, समझ सकें। और उसके बाद ICJ में एविडेंस चला, UK ने अपना एविडेंस दिया, ब्रिटेन ने एविडेंस दिया कि भाई यहाँ माइन लगा था, इतना एक्सप्लोजिव था, फोटोग्राफ लेके आए, ये सब चीज़ें बताया। बट अल्बेनिया क्या था, वहाँ मौजूद ही नहीं था जब प्रोसीडिंग चल रही थी। आखिरी में जजमेंट आता है। जजमेंट के अंदर ICJ के जज साहब बोलते हैं कि अल्बेनिया ही लायबल है, जो भी नुकसान हुआ है ब्रिटेन का। इसके अंदर ड्यू डिलिजेंस का बताया गया और कहा गया राइट ऑफ इनोसेंट पासेज था सबका। तो माना गया कि हाँ भाई, उन्हीं की गलती थी, अल्बेनिया की। अब क्या था, की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? सबसे पहला, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर माना जाएगा? A state may be held accountable harm to another without direct evidence of intent। तो कोर्ट ने कहा, ICJ ने कहा कि एक राज्य दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए अकाउंटेबल हो सकता है बिना किसी एविडेंस के, कि भाई आपके एरिया में अगर माइन है तो आप ही जानोगे कैसे हुआ, और आपको ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करना है, जो भी ड्यू डिलिजेंस है। तो अगर देखा जाए कि लैंडमार्क जजमेंट है, अब हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं आंसर्स में अपने। उसके बाद की प्रिंसिपल क्या था इनोसेंट पासेज का? की प्रिंसिपल बताया गया कि वॉरशिप को इंटरनेशनल स्ट्रेट में पीसफुली ट्रांजिट करने का अधिकार है, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज का अधिकार है, पैसेज कोस्टल स्टेट पीसफुल सिक्योरिटी या नेविगेशन ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी प्रकार का, और एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ द कोरफू केस,
यानी कोर्फू चैनल केस एक कॉर्नर स्टोर बन चुका है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और हम लोग इसको बहुत ही बखूबी से पढ़ते हैं। तो की लेसन्स क्या मिलता है हमें इस केस से कि स्टेट विजिलेंस इन टेरिटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी टेरिटरी की मान लीजिए है उसको विजिलेंस जागरूकता बरतनी है कि उसके स्टेट में कहाँ पे क्या माइन लगा है, क्या चीज़ है। उस स्टेट को रेस्पेक्ट करना है, इनोसेंट पर्सन को राइट फॉर इनोसेंट पासेज और अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं की रहेगी। तो अगर एक लाइन में क्रक्स बताया जाए तो आईसीजे ने दिखाया कि इनडायरेक्ट एविडेंस भी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने में पर्याप्त है और इंटरनेशनल लॉ में सॉवरेनिटी प्लस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बैलेंस बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।